हेलो दोस्त, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल अखंड भारत एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कल हम लोग चालुक्य, कल्याणी और बेगी और साथ ही साथ पल्लव वंश के बारे में पढ़ चुके थे लोग, ठीक है। तो आज हम लोग वहीं से और जस्ट उसके साथ ही हम लोग शुरू कर रहे हैं लोग चोल वंश, ठीक है, जो कि 9वीं सदी में क्या हुआ था, ये शुरू हुआ था चोल वंश, ठीक है। तो आइए हम लोग चोल वंश के बारे में पढ़ते हैं लोग। और जस्ट इसके पीछे हम लोग पल्लव वंश के बारे में पढ़ लिए थे, ठीक है। चोल जो था ना, प्रारंभ में किसके सामंत थे, तो पल्लव के सामंत थे। किसके? पल्लव वंश के सामंत थे, ठीक है। आइए आगे चलते हैं लोग। देखिए, पल्लवों के ध्वशेष पर चोल वंश की नींव रखी गई। कहने का मतलब कि पल्लव वंश के जितने भी लोग थे उन्हें पराजित करके चोल वंश की नींव रखी गई, यानी उसका उत्पत्ति किया गया था, ठीक है। इन्होंने अपनी राजधानी तांजौर को बनाया था। कौन? जो चोल वंश थे उन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था? तांजौर को, या तंजावीर, ठीक है, तंजावीर को, ठीक है। देखिए, 9वीं सदी में उभरा यह चोल वंश संगमकालीन चोल वंश का ही शाखा था। कहने का मतलब जो संगम काल के बारे में हम लोग पढ़ाए थे, जब ये 9वीं सदी में उभरा, यानी 9वीं सदी में उत्पन्न हुआ, तो ये 9वीं सदी में उभरा था। लेकिन ये किसके समकालीन थे? संगम काल के जो थे ना, उन्हीं लोग के क्या थे, ये समकालीन थे लोग। चोल वंश के जो संस्थापक थे विजयालय थे। कौन थे? विजयालय थे, ठीक है। और इन्होंने चोल वंश का द्वितीय संस्थापक कहते हैं। कहने को जो विजयालय थे चोल वंश कहाँ थे? द्वितीय संस्थापक थे। इन्होंने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। कहने का मतलब क्वेश्चन हम लोग से डायरेक्ट पूछेगा कि नरकेसरी की उपाधि किसने धारण किया था, तो आप लोग आंसर दीजिएगा कि नरकेसरी का उपाधि विजयालय ने किया था, ठीक है, जो कि चोल वंश के क्या थे? संस्थापक थे। देखिए, इस वंश का जो अगला शासक था कौन था? आदित्य प्रथम बना था, ठीक है। यहाँ पे प्रथम आदित्य प्रथम बना। इसने पल्लव शासक अपराजित को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। कहने का मतलब कल आप लोग को हम बताए थे कि जो पल्लव वंश का अंतिम शासक था कौन था? अपराजित था, जिसको आदित्य प्रथम ने पराजित कर दिया। और पराजित करने के बाद वहाँ पे उन्होंने चोल वंश का किया, स्थापना किया था, ठीक है। कहने का मतलब कि पल्लव का अंत हो गया, ठीक है। इन्होंने कोडर राम की उपाधि धारण किया। कहने का मतलब जो आदित्य प्रथम थे इन्होंने कोंडर राम की उपाधि का किया था? धारण किया था। चोल वंश का जो अगला शासक था परांतक प्रथम था। कौन था? परांतक प्रथम। आदित्य प्रथम के बाद कौन बना? परांतक प्रथम बना, ठीक है। इसने मदुरई जीतकर मदुरई कोंड की उपाधि धारण किया। और प्रांतम प्रथम ने मदुरई को क्या कर लिया? जीत लिया। और मदुरई जीतने के बाद उन्होंने वहाँ पे मदुरई कोंड की उपाधि क्या कर लिया था? धारण कर लिया था, ठीक है। देखिए, इस सब की जानकारी, कहने का मतलब जो प्रांतम प्रथम था जब इन्होंने मदुरई को जीता था, तो इसकी जानकारी, ठीक है, उत्तर मेरूर अभिलेख से मिलती है, ठीक है। कौन? तो उत्तर मेरूर अभिलेख से मिलती है। देखिए, प्रांतम जो प्रथम थे ना, चोल वंश के क्या थे? शासक थे, ये राजा थे। भूमि सर्वेक्षण साइट कौन थी? प्रांतम प्रथम को राष्ट्रकूट शासक तृतीय ने तोकलम के युद्ध में पराजित कर दिया, ठीक है। कहने का मतलब देखिए, जैसे एक लाइन यहाँ पे है, सॉरी अब पढ़े नहीं, हम निकल गए कि प्रांतम प्रथम चोल शासक है, ठीक है। ये जो लाइन है ना, ये गलती से टाइप यहाँ पे हो गया, ठीक है। आप लोग इसको क्या कर लीजिएगा, लोग काट दीजिएगा। एक सेकंड रुकिए, हम ही काट देते हैं। भंडोला भंडोला हो गया। चलिए, जो प्रांतम प्रथम किसके शासक थे? तो चोल वंश के शासक थे, ठीक है। देखिए, प्रांतम प्रथम को राष्ट्रकूट से शासक कृष्ण तृतीय ने तुकलम के युद्ध में पराजित कर दिया था। कहने का मतलब जो राष्ट्रकूट के शासक थे कौन? कृष्ण तृतीय। इन्होंने इनके बीच और प्रांतम प्रथम के बीच एक युद्ध हुआ था, और वो युद्ध तुकलम में हुआ था, ठीक है। और उसमें
प्रांतक प्रथम क्या हो गए थे, पराजित हो गए थे। ठीक है, तो इनको पराजित हो जाने के बाद जो चोल वंश का अगला शासक था राजा राज बना था। कौन बना था, राजा राज बना था। ठीक है, राजा राज बना था। इसका जो मूल नाम था अरिमोलीवर्मन था। कौन था, अरिमोलीवर्मन। ठीक है, किसका मूल नाम, राजा राज का जो मूल नाम था अरिमोलीवर्मन था। देखिए इसने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर चोल वंश में मिला लिया। जो राजा राज था ना, वो श्रीलंका के उत्तरी भाग का क्या किया था, जीत लिया था। और जीतने के बाद क्या किया, चोल का जो क्षेत्र था उसमें मिला दिया था। और मामूडी चोल की उपाधि धारण कर ली। किंतु इन्होंने जब श्रीलंका को मिलाया था उस समय इन्होंने कौन सी उपाधि धारण किया था, मामूडी चोल की उपाधि धारण किया था। ठीक है, यानी जितने भी जो भी राजा चोल वंश में जीते थे लोग जीतते गए और वो कोई उपाधि धारण करते गए। ठीक है, धारण कर लिया था। किंतु श्रीलंका को चोल साम्राज्य में शामिल नहीं किया गया। कहने का मतलब, लेकिन श्रीलंका को क्या किया गया था, चोल साम्राज्य में शामिल नहीं किया गया था। इधर एक हम आप लोग को बताए हैं कि श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीता गया था। ठीक है, कौन से भाग को, उत्तरी भाग को जीत कर किस पे मिलाया गया था, चोल वंश में। पूरी श्रीलंका को किस में, चोल में नहीं मिलाया गया था। ठीक है, उसके साम्राज्य को चोल साम्राज्य में नहीं मिलाया गया, सिर्फ उत्तरी भाग को। ठीक है, ये ध्यान में रहे। देखिए इसने अपनी राजधानी तांजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन, तो राजा राज थे ना, उन्होंने अपना राजधानी कौन, तांजौर को इति किया था। और तांजौर में उनका राजधानी था। ठीक है, और उसी में एक मंदिर का निर्माण करवाया। कौन सा मंदिर, तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन, राजा राज। ये सौ धर्म को माना जाता था। कहने का मतलब मानते थे। ठीक है, यहाँ पे गलती थे कि जो राजा राज थे कौन से धर्म को मानते थे, सौ धर्म को मानते थे। ठीक है, शिवपाद शेखर की उपाधि धारण किया था। और इन्होंने एक और उपाधि धारण किया था जिसका नाम क्या है, शिवपाद शेखर की उपाधि क्या किया था, धारण किया था। राजा राज अपने अंतिम दिनों में मालदीव पर भी अधिकार कर लिया। जो मालदीव आप देखते हो, जो केंद्र शासित प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, केंद्र शासित प्रदेश है मालदीव, सॉरी मालदीव नहीं, ये मालदीव है। ठीक है, कौन सा जगह है, मालदीव है। तो राजा राज ने सबसे अपना अंतिम जब जिंदगी जी रहे थे उसमें भी उन्होंने क्या कर लिया, मालदीव पर अपना अधिकार कर लिया। और एक दूत मंडल को चीन भेजा और अपने एक दूत को क्या कर दिया, चीन भेज दिया। ठीक है, देखिए जो इनका अगला शासक था राजेंद्र बना। किसका, चोल वंश का जो अगला शासक था कौन बना, राजेंद्र बना। यह चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक था, सबसे मजबूत शासक रहा। कौन, राजेंद्र। इसने श्रीलंका को पूरी तरह जीत लिया और वहाँ की राजधानी अनुराधापुर पर आक्रमण करके वहाँ के शासक महेंद्र पांचवा को बंदी बना लिया। कहने का मतलब जो राजेंद्र था, चोल वंश का जो अगला शासक राजेंद्र था, कभी प्रतापी शासक था, बहादुर शासक था, राजा था। ठीक है, इन्होंने श्रीलंका को पूरा जीत लिया था। उन्होंने तो सिर्फ उत्तरी भागों में जीता था, ये क्या कर दिया, पूरा जीत लिया। और वहाँ की राजधानी अनुराधापुर पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, श्रीलंका की राजधानी कहाँ थी, अनुराधापुर। उन्होंने अनुराधापुर पर क्या किया, आक्रमण कर दिया। और अनुराधापुर में एक राजा थे जिनका नाम था महेंद्र पांचवा। क्या नाम था, महेंद्र पांचवा। और इन महेंद्र पांचवा को राजा राज ने क्या कर दिया, बंदी बना लिया कि चलो जी चलो मेरे घर, आपको खिलाएंगे पिलाएंगे अच्छा से रखेंगे। कहाँ, जेल के भीतर, बाहर यही है बंदी। देखिए राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के शासक महिपाल को पराजित कर दिया और गंगोई कोट की उपाधि धारण कर ली। कहने का मतलब जो राजेंद्र प्रथम थे इन्होंने एक बंगाल के भी शासक को क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था, जिसका नाम क्या था, महिपाल। ठीक है, और उनको पराजित करने के बाद इन्होंने एक उपाधि धारण किया था। उस उपाधि को गंगोई कोट के नाम से जाना जाता है। और वहाँ से इन्होंने गंगा जल को लाया था। कहाँ से, गंगोई कोट से, जहाँ बंगाल में उन्होंने क्या किया था, महिपाल को पराजित किया था। तथा अपनी राजधानी के बगल में एक नया शहर बसाया जिसे गंगोई कोट चोलपुरम कहते हैं। जब वो गंगा जल लाया था, गंगा जल लाने के बाद अपनी राजधानी के बगल में एक नया शहर का निर्माण करवाया। और उस नया शहर का नामकरण करने के बाद उसका नाम लिखा गंगईकोट चोलपुरम। ठीक है, देखिए इस शहर में उसने एक तालाब बनवाया। क्या बनवाया, एक तालाब बनवाया। कौन से शहर में,
जिस शहर में उसका राजधानी था ना, उस शहर में उन्होंने क्या बनवाया, एक तालाब बनवाया और उसमें गंगा जल मिला दिया और इस तालाब का नाम चोलगम हो गया। क्या हो गया, चोलगम हो गया। ठीक है, कहने का मतलब देखिए, पहले तो वो एथी लाया था, क्या लाया था, वहाँ से गंगा जल लेकर आया था, कहाँ से, बंगाल से। ठीक है, और बंगाल में लाने के बाद क्या किया था, अपनी राजधानी के बगल में एक शहर बनवाया था, शहर बनवाने के बाद गंगोई चोलपुरम उसे नाम दे दिया। ठीक है, और गंगोई चोलपुरम में क्या किया, उन्होंने एक तालाब भी बनवाया और तालाब बनवाने के बाद जो गंगा जल लाया था ना, उसमें वो मिला दिया। ठीक है, मिलाने के बाद क्या, उस तालाब का नाम क्या हो गया, चोलगंगम हो गया था। हर हर गंगे, हर हर गंगे। देखिए, राजेंद्र प्रथम ने सुमित्रा पर आक्रमण किया और वहां के शासक शैलेंद्र को पराजित कर दिया। सुमात्रा, कहने का मतलब जो राजेंद्र प्रथम इंडोनेशिया के राजा थे, कौन, सुमात्रा। राजेंद्र प्रथम ने सुमात्रा पर भी आक्रमण किया और उसे क्या कर दिया, और वहाँ के शासक शैलेंद्र को पराजित कर दिया। दोनों को आक्रमण किया और वहाँ के क्या किया, उन्होंने हरा दिया। राजेंद्र प्रथम अरब सागर में स्थित सदीमंतिक नामक द्वीप पर भी अधिकार कर लिया। वाह, कुछ बहुत ज़्यादा बहादुर ये क्या थे, राजा थे जो राजेंद्र प्रथम थे। इन्होंने अरब सागर तक क्या किया था, आक्रमण किया था और वहाँ एक जगह था जिसका नाम क्या था, सदीमंतिक। ठीक है, वो एक द्वीप था, वहाँ पे भी क्या कर लिया, इन्होंने अधिकार कर लिया अपना, उसे पराजित करके। आँखों में आँखें मिला के तुझे। देखिए, राजेंद्र प्रथम चोल वंश का पहला शासक था जिसने 72 सदस्यीय दूत मंडल को चीन भेजा था। कहाँ, चीन, ये चीन होगा। कहने का मतलब राजेंद्र प्रथम एक ऐसा शासक था, राजा था, जिसने 72 सदस्य यानी 72 को अपने दूत को कहाँ भेजा था, चीन में भेजा था। इस वंश के शासक कोतोतुंग द्वितीय था। इसी वंश के शासक एक था, मैंने कहने का मतलब जो चोल वंश का भी एक शासक था जिसका नाम क्या था, कोतोतुंग था। कोतोतुंग द्वितीय था, जिसने चिदम्बरम मंदिर में स्थापित गोविंदराज की मूर्ति को मंदिर से हटवा कर समुद्र में फेंकवा दिया। ठीक है, जो चोल वंश का राजा था, शासक जो बना था, कौन, कोतोतुंग द्वितीय। इन्होंने क्या किया कि एक चिदम्बरम मंदिर में एक गोविंद राज का मूर्ति था। ठीक है, गोविंद राज विष्णु भगवान को बोला जाता है, विष्णु का मूर्ति था। इन्होंने क्या किया, उस मंदिर से उस मूर्ति को उठवा दिया और उठवाने के बाद उसे कहाँ फेंक दिया, समुद्र में फेंकवा दिया। ठीक है, जिसे रामानुजाचार्य ने समुद्र से निकलवा कर तिरुपति मंदिर में स्थापित करवाया। और इससे रामानुचार्य एक आचार्य थे जिसका नाम क्या है, रामानुचार्य। ठीक है, ये भगवान के प्रति बहुत श्रद्धालु व्यक्ति थे। इन्होंने क्या किया कि उस विष्णु भगवान के मंदिर को, सॉरी, मूर्ति को समुद्र से निकलवाया। ठीक है, और निकलवाने के बाद तिरुपति मंदिर में स्थापित करवा दिया। आप लोग तिरुपति बालाजी का मंदिर देखेंगे कितना फेमस है और कितना चढ़ावा वहाँ पे चढ़ता है और उससे कितना विकास होता है, कितना हॉस्पिटल, कितना गरीब को खिलाया जाता है। ठीक है, कुछ कुछ गधे 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 राजा होते हैं लोग, शासक होते हैं लोग। ठीक है, उसी में से ये थे। देखिए, चोल वंश का जो अंतिम शासक था राजेंद्र तृतीय था, जिनके बाद यह वंश स्वतः समाप्त हो गया। ठीक है, कहने का मतलब राजेंद्र प्रथम क्या हो, मर उड़ गए, ये कमजोर शासक थे। ठीक है, उसके बाद ये जो चोल वंश था ना, अपने आप क्या हो गया, स्वतः खत्म हो गया, समाप्त हो गया। चोल काल के स्थानीय स्वशासन भारत का सबसे प्राचीन स्थानीय स्वशासन था। जो चोल काल का स्थानीय स्वशासन था, जो अपने स्थान पर क्या कहते शासन कर रहे थे, वो भारत का सबसे क्या था, पुराना स्थानीय शासन था। ठीक है, कहते इस समय स्थानीय स्वशासन का चुनाव लॉटरी पद्धति द्वारा होता था। कहने का मतलब जो शासन का चुनाव होता था किसके, लॉटरी के जैसे होता है, जब जैसे हम लोग लॉटरी खेलते हैं लोग, सेम वैसा ही होता था। देखिए, चोल प्रशासन में महत्वपूर्ण पद राजा का होता था। राजा को सहायता देने के लिए मंत्री परिषद होती थी। कहने का मतलब जो चोल का प्रशासन होता था उसमें सबसे महत्वपूर्ण पद राजा का होता था। ये पीछे भी आप लोग को बता दिए होते हैं। और राजा के बाद जो भी अच्छा पद होता था किसका होता था, मंत्री परिषद का। जो भी कोई सहायता लेना होता था तो राजा किससे सहायता लेते थे, तो मंत्री से लेते थे। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च श्रेणी के अधिकारी होते थे और निम्न श्रेणी के भी अधिकारी होते थे, जिसे शेरुनंदम कहा जाता था। क्या कहना था, शेरुनंदम कहा जाता था। ठीक है, देखिए, इस समय राजा का उच्च अधिकार को उडन कुटम कहा जाता था।
कहने का मतलब जो राजा जिस स्थिति में उसको उच्च जो अधिकार होता था, जो बड़े बड़े अधिकार होते थे, उस अधिकार को, ये जो अधिकार वो लेता था, उस अधिकार को उड़न कटम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चोल वंश में इस समय अधिकारियों का वेतन न देकर बल्कि भूमि को अनुदान के रूप में दिया जाता था। चोल वंश में जितने भी अधिकारी थे या कार्यकर्ता थे, उन्हें पैसा नहीं दिया जाता था, बल्कि उन्हें भूमि दान में दिया जाता था। ठीक है, इस समय प्रशासन को सुविधा के लिए पूरे चोल साम्राज्य के 6 प्रांतों में बांटा गया था। कहने का मतलब जो चोल वंश के जितने भी प्रशासन थे, उन्हें सुविधा देने के लिए उनके साम्राज्य कितने भागों में बांटा गया था, तो 6 भागों में बांटा गया था, ताकि उन्हें अच्छे से सुविधा दे दिया जाए, कोई दिक्कत ना हो। उस प्रांत को मंडलम कहा जाता था, और उस राज्य को, प्रांत का मतलब राज्य होता है, और उस राज्य को क्या कहा गया था, मंडलम कहा गया था। ठीक है, देखिए प्रतीच्या मंडलम को कोटम को नाडु में बांटा गया था। कहने का मतलब जो प्रतीच्या था, प्रतीच्या मंडलम को किसमें, कोटम में। ठीक है, और कोटम को नाडु में क्या कहते थे, बांट दिया गया था। नाडु को कोई कुर्म में बांटा गया था। मैंने कहने का नाडु यानी जिला, नाडु को क्या बोलता था, जिला। ठीक है, तो जिला को कई ग्राम समूह में दिया गया था। ऐसे बात सही है। देखिए कहने का मतलब कितना कमिश्नरी को मिला के क्या बनता है, एक सेकंड रुक जाइए भाई मेरे। कहने का मतलब देखिए, बहुत सारे ग्राम को मिला के क्या बनता है, जिला बनता है। बहुत सारे जिलों को मिला के क्या बनता है, कमिश्नरी बनता है। ठीक है, तो वैसे ही बात था, कमिश्नरी को किस में, जिला में, जिला को फिर जिला को किस में, ग्राम में बांट दिया गया था। किस में, चोल वंश में। चोल काल में आय का मुख्य स्रोत भू स्वराज था। यानी कहने का मतलब देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, भू राजस्व। आप लोग जब भी इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे, उसमें राजस्व का मतलब आप समझ गए होंगे कि राजस्व का मतलब क्या होता था। ठीक है, हाँ, हम भी इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे तो आप लोग को भू राजस्व का मतलब बता देंगे। ठीक है, भूमि से आने वाला जो टैक्स कर होता था, वो जो अनाज होता था, उसे क्या बोला जाता है, भू राजस्व बोला जाता है। आप लोग शॉर्टकट में इसको समझ लीजिए। देखिए चोल काल में आय का जो मुख्य, यानी पैसा आने का जो मुख्य स्रोत था, क्या था, भू राजस्व था। क्या था, भू राजस्व था। देखो चोलों की नौसेना सबसे शक्तिशाली थी। यानी कहने का मतलब जो चोल की सेना थी, क्या थी, बहुत शक्तिशाली थी। चोल काल में शिव मंदिर का निर्माण हुआ था। और चोल काल में कौन से मंदिर का निर्माण हुआ था, तो शिव मंदिर का निर्माण हुआ था, जो द्रविड़ शैली में बने थे। और कौन शैली में बने थे, द्रविड़ शैली में बने थे। आप लोग को मंदिर का भी थी नहीं पढ़ा है, आगे चल के मंदिर का भी बताएंगे कि कौन शैली में, कौन सी, जैसे राम मंदिर बना है, कौन शैली के आकार का बना हुआ है। ठीक है, सब आगे आने वाले थी में आप लोग को हम बताए थे। ठीक है, बताएंगे। देखिए द्रविड़ शैली को विनामन शैली भी कहा जाता है। द्रविड़ शैली को 2 नाम से जाना जाता है। द्रविड़ शैली को कौन, विनामन शैली के नाम से जाना जाता है। देखिए विनामन शैली का प्रथम उपयोग तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर में किया गया था। कहने का मतलब मैंने द्रविड़ शैली का जो प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया था, बृहदेश्वर मंदिर में किया गया था। और बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है, तो तंजौर में है। चोल काल में निर्मित नटराज प्रतिमा सांस्कृतिक धरोहर था। चोल काल में जो निर्मित नटराज का मूर्ति था, क्या था, सांस्कृतिक धरोहर, यानी पूरा संस्कृति विधि विद्या से क्या गया था, उस प्रतिमा को लगाया गया था। चोल काल की जो भाषा थी, क्या थी, तमिल भाषा थी। चोल काल के लोग कौन सी भाषा बोलते थे, तमिल भाषा बोलते थे। ठीक है, जिसे स्वर्ण काल कहा जाता था। ठीक है, वो जो भाषा का प्रयोग करते थे उस समय, तो उसे कौन से काल में कहा जाता था, स्वर्ण काल कहा जाता था। देखिए तमिल साहित्य के त्रिल के रूप में कौवन, ओट्टुकुट्टनन एवं गोपालेंदो थे। यानी कहने का मतलब तमिल साहित्य के त्रिरत्न के रूप में, यानी तमिल साहित्य में थे, तमिल साहित्य था उसे त्रिरत्न के रूप में 3 व्यक्ति थे। ठीक है, पहला कौनन, दूसरा का ओटक कुटनन, क्या, ओटक कुटनन। ठीक है, और तीसरा जो थे पुगालेंदो, क्या थे, पुगालेंदो थे। ठीक है, कंबन ने तमिल रामायण की रचना की। कहने का मतलब कि तमिल, जिस क्वेश्चन आ जाएगा कि तमिल रामायण की रचना किसने की, तो तमिल रामायण की रचना कंबन ने की। कौन थे कि, कंबन ने किया था। ठीक है,
क्वेश्चन है तमिल रामायण की रचना किसने किया था, तो कंबन ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का चोल वंश समाप्त हुआ। अब हम लोग आगे राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ेंगे लोग, जिसका शुरुआत 7वीं सदी से लेकर 9वीं सदी के बीच में हुआ था। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसको हम लोग राष्ट्रकूट वंश को कल करेंगे लोग। ठीक है, बाय, सी यू अगेन टुमारो।